बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें अक्सर लोकप्रिय और कामयाब फिल्मों को लेकर की जाती हैं, लेकिन कामयाबी सबको तो नहीं मिलती। हाँ, कामयाब बनाने की कोशिशें सभी निर्माता करते हैं और असल में महत्व कोशिशों का ही है, उसके परिणाम का बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये कि एक अच्छी और सफल फिल्म बनाने का प्रयास ही असली बाइस्कोप की बातें हैं। और आज ऐसे ही प्रयास का हिसाब किताब लेकर आए हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। फिल्म है हिसाब खून का। तो आइए PKA नायर की मदद से तैयार बाइस्कोप की बातें सुने लोकेंद्र शर्मा से। मैं कसम खाता हूं बहन, आज के बाद या तो इस महल में कोई दुल्हन नहीं आएगी, और अगर आई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अब होगा हिसाब खून का। फिल्म व्यवसाय में लागत और लाभ के बीच कोई स्थिर अनुपात नहीं होता। कई बार कम लागत वाली फिल्में भारी मुनाफा कमा जाती हैं, तो कभी-कभी भारी लागत वाली फिल्में घाटे का शिकार हो जाती हैं। फिल्म हिट हो जाए तो निर्माता को दौलत और वाहवाही मिलती है, और पिट जाए तो वो आलोचना और कर्ज की दलदल में जा फंसता है। ये एक ऐसी नियति है जिससे हर फिल्मकार को गुजरना पड़ता है। हिसाब खून का एक ऐसी ही फिल्म थी जिसके निर्माता को भी अपने अनुभवों का हिसाब चुकाना पड़ा था। अंशु प्रेरणा फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म हिसाब खून का निर्माता और निर्देशक सुरेंद्र मोहन की फिल्म थी। फिल्म हिसाब खून का में प्रमुख सितारे थे मिठुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, पूनम ढिल्लों, मंदाकिनी, सईद जाफरी, सुषमा सेठ, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, देव कुमार, बिंदु और अमरीश पुरी। इस फिल्म का छायांकन किया था काका ठाकुर ने। कथा, पटकथा और संवादों के रचयिता थे 4 लेखक: रणवीर पुष्प, BR इशारा, HA राही और JK आहूजा। फिल्म में जोरदार एक्शन था, जिसके जिम्मेदार थे रवि खन्ना। एडिटर थे नंद कुमार और डांसेज सरोज खान के थे। गीत अनवर सागर और MG हशमत ने लिखे थे और संगीतकार थे नदीम श्रवण। रंग महल का मैं जमा दूंगा कि मैं भी चीज क्या हूँ ये सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। फिल्म हिसाब खून का में संगीत का रंग जमाने वाले संगीतकार नदीम श्रवण उन दिनों फिल्मों में नए आए थे और अपनी जगह बनाने की जोड़-तोड़ में लगे थे। नायक मिठुन चक्रवर्ती उनके मित्र थे। एक दिन स्टोरी सेशन के दौरान मिठुन बाबू ने सुरेंद्र मोहन को नदीम श्रवण का नाम सुझाया। नदीम श्रवण को बुलवाया गया और जब नदीम श्रवण सुरेंद्र मोहन से मिलने पहुंचे तो अपने साथ फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लेकर आए। कहने की जरूरत नहीं कि गाना सुना गया तो नदीम श्रवण हिसाब खून का फिल्म के लिए अनुबंध पत्र लेकर ही वापस लौटे। जीवन मेरा भूल भुलैया
रोज यूं ही मैं आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना आऊंगी। दोस्तों, 8वें दशक में सुरेंद्र मोहन का नाम एक सफल निर्देशक के रूप में उभरा था। उनके निर्देशन में बनी फिल्में थीं हत्यारा, आपके दीवाने, हथकड़ी, निशान, हिरासत, धनवान और हवालात वगैरह। टिकट की खिड़की पर खासी कामयाब रही थीं ये फिल्में, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे था कठोर संघर्ष। मुंबई के फुटपाथ पर बॉल पेन बेचने से लेकर फिल्म कंपनियों में ऑफिस बॉय और स्पॉट बॉय जैसे काम करते करते उन्हें मौका मिला था सहायक निर्देशक बनने का। आइए सुरेंद्र मोहन की कहानी कुछ देर उन्हीं की जबानी सुने। लोकेंद्र जी, मेरा जन्म तो अमृतसर में हुआ था, मरूंगा कहाँ कह नहीं सकता। पैदा बहुत धनी परिवार में हुआ था, लेकिन पिताजी की वजह से बहुत पाबंदियां थी। एंड कभी कभी अभी मैं सोचता हूँ कि ही वॉज राइट एट हिज प्लेस। बहुत फजूल खर्च थे हम। तो एक दिन पिताजी ने बोल दिया कि बेटे, तुमको पैसे की वैल्यू का पता नहीं है, पैसा जब कमाओगे तो तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। तो उन दिनों में थोड़ा माइंड तो इमेच्योर था, जैसे आजकल की यंगर जनरेशन में भी एटीट्यूड है कि जवाब दे देते हैं। तो हमने भी उनको जवाब दे दिया कि जब पैसा कमाएंगे तो आपको शक्ल दिखाएंगे। गाड़ी में बैठे और बॉम्बे आ गए। मुझे याद है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे जब मैं उतरा तो एक ही कन्नी थी मेरे पास, एक सूटकेस था कपड़ों का जो क्लॉक रूम में रखवाया, और ये कन्नी लेके पैदल चलते हुए चौपाटी की तरफ चल गए। क्योंकि मैरिन लाइंस में मुझे याद है, मैरिन ड्राइव में उन दिनों में मेरे फूफा रहा करते थे, लेकिन उनके पास तो मैं कभी जाऊं ही नहीं, बिकॉज एक हमारी भी अपनी यानी अकड़ थी। तो बारिश हो रही थी और वो मैं कन्नी को देख रहा था कि इससे मुझे जिंदगी शुरू करनी है। ये सन 1955 की बात है। एक आने की वैल्यू होती थी, मगर इतनी नहीं होती कि खाना खा सकें आप। खाना खाने के लिए 4 आने चाहिए थे या 3 आने चाहिए थे उन दिनों में। और मैं वही सोच रहा था कि इतने बड़े शहर में मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। आज भी जब मैं उन चीजों को सोचता हूँ तो कभी कभी अपनी हिम्मत की दाद भी देता हूँ, कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ। और मुझे ये गाना याद आता है, मेरी ही फिल्म का गाना है, सीमा का। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। सुरेंद्र मोहन को निर्देशक के तौर पर ब्रेक दिया था निर्माता सोहनलाल कंवर ने। सोहनलाल कंवर की फिल्म पहचान के निर्माण के दौरान सुरेंद्र मोहन उनके मुख्य सहायक थे। फिल्म जब पूरी होने के नजदीक थी तभी सोहनलाल कंवर बीमार पड़ गए और फिल्म पूरी करने का दायित्व सुरेंद्र मोहन पर आ गया। इसी समय उनका काम देखकर सोहनलाल कंवर ने उनसे वादा किया कि वे उन्हें जल्दी ही स्वतंत्र रूप से निर्देशन करने का मौका देंगे, और ये वादा उन्होंने पूरा किया फिल्म सीमा में। फिल्म सीमा सुरेंद्र मोहन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। फिल्म सीमा 7वें दशक के आरंभ में आई थी और फिर 8वें दशक के उत्तरार्ध तक सुरेंद्र मोहन ने कई फिल्मों का निर्देशन किया, और इसके बाद उन्होंने बनाई फिल्म हिसाब खून का। दोस्तों, फिल्म हिसाब खून का के आगे का हिसाब लेने से पहले आइए सुनते चलें सुरेंद्र मोहन के निर्देशन में बनी फिल्म हथकड़ी का एक गाना। डिस्को स्टेशन डिस्को, ओ छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें, छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। ये है प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को। आइए अब आज की बातों पर आ जाएं, यानी हिसाब खून का फिल्म की चर्चा करें। पहले निर्माता निर्देशक सुरेंद्र मोहन से ये सुने कि इस फिल्म की कहानी की क्या कहानी है।
लोकेंद्र जी, हिसाब खून का की कहानी जो है ये एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट, जिसमें सस्पेंस के एक रूह आती है और वो उसको अपना काम करके पूरा चली जाती है। तो मैंने सोचा, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा और मैंने राइटर्स को बुलाया और मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर एक फिल्म बनाते हैं। तो एच ए राही, आहूजा, रणबीर पुष्प, बी आर इशारा, हम लोग बैठे एंड सबने बोला कि हाँ अच्छी फिल्म बन सकती है इसके ऊपर। तो मैं चलो भाई 4 राइटर काम कर रहे हैं, जैसे मुगल आजम में 4 राइटर काम कर रहे थे, तो मैं भी बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा, बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगा। उस इंसिडेंट को हमने थोड़ा मिक्सअप करने की कोशिश की कि जैसे वो फिल्में आई थी उन दिनों में, वो कौन थी, क्यों एंड में पता चलता है कि जी वो 2 बहनें हैं। तो हमने राइटर्स ने कि हाँ वो जो मरी वो दूसरी थी और ये उसकी दूसरी बहन थी। अब वो जब फिल्म का ट्रायल हुआ और देखी, और जहां पर वो यानी दूसरी बहन वो कहती है कि वो मेरी बहन थी, वहां पर पूरी स्टोरी उखड़ गई। जब डिस्ट्रीब्यूटरों ने देखा एंड उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो गड़बड़ है, तो जो फिल्म मैंने मतलब 30-30 लाख रुपए की टैटरी बेची हुई थी, उसकी डिलीवरी मुझे 20 में 22 में देनी पड़ी और मैं कर्जों में डूब गया। कौन हो तुम? कातिल हूँ। किसके कातिल हो तुम? अन्नू का खून तुमने किया है? नहीं, मैं उसके कातिलों का कत्ल करके कातिल बनूंगा। तो अन्नू के कातिल हैं कहाँ? यही है। कहाँ? अभी बताता हूँ। हाँ, कोई भी हो सकता है। तुम्ही ने तो उसका कत्ल किया था। तुम सेठ धर्मपाल, तुम खूनी हो। हिसाब खून का फिल्म की कहानी राजमहलों के गलियारों में पनपने वाले षड्यंत्रों की कहानी है। कहानी का नायक था सूरज यानी मिठुन चक्रवर्ती। सूरज राजमहल और राजघराने का एकलौता चिराग था। सूरज, इन दीवारों की ऊंचाई, यहाँ पर बिछे हुए कालीनों की चमक, ये शान और शौकत इस बात की गवाह है कि आज भी इस खानदान का वकार पहले की तरह कायम है और सदा कायम रहेगा। दादी माँ, आप नाहक परेशान हो रही हैं। तुम्हारा ये दिन रात घर से बाहर रहना, छोटे लोगों के साथ उछल कूद करना, एक ऐसे चिराग की लौ बनती जा रही है जो घर में रहकर घर ही को जला देती है। दादी माँ, इस खानदान का रुतबा, शान और शौकत, इज्जत सदियों से समाज के आसमान पर सूरज बनकर चमक रहा है। अगर उस सूरज के सामने इस सूरज ने अपनी आजादी का चिराग जला भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? सूरज, हमने फैसला कर लिया है कि आज से ना हम तुम्हें रोकेंगे ना टोकेंगे। ओ दादी माँ, सिर्फ बांध के रखेंगे। क्या मतलब? हमने तुम्हारी शादी प्रीत से तय कर दी है। उसका सौतेला भाई कुलदीप कौशल चाहे रेस में सब कुछ गंवा चुका है, लेकिन खानदान बराबरी का है और लड़की हमें पसंद है। कल तुम्हारी मंगनी होगी और 10 दिन के बाद शादी। दादी माँ, सूरज का हाल यह है कि उसे न खानदान के वकार की चिंता है और न अपने राजकुमार होने की। वो तो दीवाना है संगीत और नृत्य का। चांद से आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने। बोलो ना है कहाँ वो मेरी जान जा, बोलो ना है कहाँ वो मेरी जान जा, है कहाँ? प्यार कर ले, हाँ प्यार कर ले,
करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने। राजकुमार सूरज बेशुमार धन संपत्ति का स्वामी था, लेकिन उसकी संपत्ति पर कई लोगों की निगाहें थीं। प्रीत। हाँ भैया। विनर को चुनना तो शायद हमारे खून में है। कैसे? भाई हमेशा रेस में जीतने वाले घोड़े को चुनता है, और बहन है? उसने ताश के 52 पत्तों में से चुना भी तो हुक्म के इक्के को। प्रीत, सूरज के साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो हम लोग लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। मेरी शादी सूरज से ही होगी भैया। हमारे बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता। अगर कोई दीवार बना तो उस दीवार को मैं तोड़ दूंगा। सूरज को राजमहल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं भाती थीं, इसलिए जब भी मौका मिलता वो राजमहल से भाग खड़ा होता और अपने दोस्त नंदलाल के साथ किसी अनजान सफर पर चल पड़ता। और सफर आमतौर पर दिलचस्प घटनाओं से भरपूर हुआ करता था। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाहर आओ। अरे ये क्या हो गया? अरे हम क्या कर रहे हैं हम? क्या हुआ? मेरा दोस्त एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से अस्पताल पहुंचाइए वरना ये बेचारा यही दम तोड़ देगा। कुछ चलो बस चले चलो। लगता है होश आ रहा है। हाँ, देखिए दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मुझे तो धड़कन ज्यादा तेज नहीं मालूम हो रही। नहीं, मेरा हार्ट फेल हो रहा है क्या? हाँ? क्या मैं मर रहा हूँ? You scoundrel! You cheat! बस रोको! तू भी निकल बाहर मोटे! बड़े बेआबरू होकर सूरज और नंदलाल हसीनाओं की बस से निकले तो जा फंसे एक नए चक्कर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका चहेता डांसिंग स्टार राजेश आपके लिए लाया है चैलेंज। आप लोगों में से जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहे वो स्टेज पे आ सकता है। ये फूल जिस हसीना के बदन को चुमेगा उसे इस डांस में मेरा पार्टनर बनना होगा। अरे जा ना। दोस्तों, ये हसीना थी वही बस वाली शोख और चुलबुली सुंदरी। शर्त के हिसाब से अब इसे सूरज का पार्टनर बनना था। संग हो हसीना तो महफिल मेरे हाथ है, संग हो जवानी तो दुनिया मेरे साथ है। चैलेंज में ना है जो आए कोई सामने, अगर नाचूं तो दुनिया कलेजा लगे सामने। से रंग महफिल का मैं जमा दूंगा कि मैं भी चीज क्या हूँ ये सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। इसी बीच नंदलाल ने इस हसीना के बारे में सारी बातें मालूम कर ली थीं। सब पता लगा लिया है। क्या? उस बस वाली का नाम है अनुप्रिया। वो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ टूर पर आई है, पहलगाम होटल में ठहरी है और कल स्कीइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। सूरज नहीं जानता था कि प्रिया को पाने की हसरत एक और शख्स भी रखता है। ये शख्स था
राजेश, मशहूर डांसर राजेश। ऑटोग्राफ प्लीज। सोच क्या रहे हैं? ऑटोग्राफ दीजिए। ऑटोग्राफ हाथ पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अपनी किस्मत की रेखाओं पर आपके दस्तखत चाहती हूँ। स्कीइंग कंपटीशन के दौरान सूरज और प्रिया को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिला। मैंने आपको नहीं बचाया तो? मैंने अपनी जिंदगी को बचाया। अपनी एक जिंदगी को बचाने के लिए दूसरी को खतरे में डाल दिया? अजी छोड़िए, दूसरी की परवाह कौन करता है। हम तो पहली के पुजारी हैं। देखते देखते सूरज और प्रिया की जान पहचान प्यार के रंग में ढल गई। प्रिया ने सूरज को अपने छोटे भाई जीतू से भी मिलवाया, जो यहीं स्कूल के एक हॉस्टल में रहता था। दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देर इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए खिलौने खरीद रहे थे। आप कौन हो? अब ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम बता दो ना। दीदी कौन है ये बताते हुए मुझे भी शर्म आती है। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। अरे तुम। साइलेंस! मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे साथ आए हैं, मेरे लिए रिश्वत लाए हैं। इसका मतलब हुआ जीजाजी और जीजाजी, होने वाले जीजाजी। फिर आपको मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है। इस खुशी में आप दोनों पप्पी दो। नहीं, मुझे। यहीं एक दिन प्रिया और उसकी सहेलियों ने मुक्ता महल देखने का प्रोग्राम बनाया। अब सूरज चक्कर में आ पड़ा। अगर वो प्रिया और उसकी सहेलियों के साथ राजमहल में जाता तो पहचान लिया जाता और दादी माँ के हाथों उसकी शामत आ जाती। इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। अरे आपने हमारी बस क्यों रोकी? आप लोग सूरज से मिलने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं उस कमबख्त नामुराद नालायक का नाना हूँ। किसी वजह से सूरज यहाँ आ नहीं सका। ओहो, लेकिन उसने तो हमें यहाँ बुलाया था। क्यों बुलाया था? किस लिए बुलाया था? अरे इस उम्र में मैं इतनी सारी लड़कियों का क्या करूँगा? जी नहीं, उसने हमें मुक्ता महल दिखाने के लिए बुलाया। मुक्ता महल? इस वक्त मुक्ता महल जा नहीं सकती क्योंकि दादी माँ सो रही हैं। आपकी दादी माँ? जी हाँ, मेरी दादी माँ। नहीं, मेरा मतलब जगत दादी माँ सो रही हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग महल बाद में देख लीजिए। चलिए आप लोगों को मैं पैलेस गार्डन दिखा कर लाता हूँ। मोहतरमा, ये रहा हमारा पैलेस गार्डन। की बुढ़ा। शौक बहारों का मौसम,
रंगीन नजारों का मौसम कहता है जानम प्यार कर ले, बुढ़ापे को छोड़ तूने नाचार कर ले, बुढ़ापे को छोड़ तू आके चार कर ले। अपनी पहचान छुपाने का ये सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। सूरज की पोल खुल गई और उसे दादी माँ की अदालत में हाजिर होना पड़ा। सूरज, हम अगर चाहें तो तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि तुम महल के बाहर एक कदम भी ना रख सको। दादी माँ, आपके हुक्म पर मेरी आजादी को फांसी हो सकती है, मगर मेरा प्यार। प्यार? हाँ दादी माँ, मैं एक भोली भाली गरीब लड़की से प्यार करता और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जो इस खानदान में कभी नहीं हो सकता, वही करने का सपना देख रहे हो तुम। दादी माँ, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी बुराई है? बुराई तुम्हारे प्यार में नहीं, तुम्हारी पसंद में है सूरज। जिस पत्थर की पूजा होती है वो भगवान होता है, और जिसकी पूजा नहीं होती वो रास्ते में पड़ा ठोकरे खाता है। फर्क पत्थर में नहीं, पूजा और ठोकर में है। हम लोग पूजा की नहीं, प्यार की बात कर रहे दादी माँ, और प्यार पत्थरों में नहीं, इंसान के सीने में होता है। मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? 30 साल पहले तुम्हारे पिता ने भी ऐसी ही भूल की थी। वो अपनी प्रेमिका को लेकर मंदिर में शादी करने गया था। मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। दादी माँ ने सूरज को बताया कि सूरज के पिता ने भी एक सामान्य घराने की लड़की से प्यार किया था, परंतु यह रिश्ता सूरज के दादा को कबूल नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा, परंतु उसकी मौत के बाद राजमहल पर भी मौत का साया मंडराने लगा। जो भी नई दुल्हन राजमहल में आई, उसकी बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तुम्हारी माँ इस महल में दुल्हन बनकर आई। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया गया। तुम्हारी माँ का कत्ल किसने किया था, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। मेरी रगों में भी दादाजी का ही खून है। मैं इस महल को दोबारा किसी के खून से रंगने नहीं दूंगा। सूरज! दादी माँ, शादी तो मैं अनु से ही करूंगा, और आपका आशीर्वाद ना मिलने पर जीऊंगा भी नहीं। इतना मजबूर करोगे हमें? इस मजबूरी के लिए आपने मजबूर किया है मुझे। ले आओ उस लड़की को। सूरज और अनुप्रिया के प्यार को दादी माँ की अनुमति मिल जाने के बाद महल में एक ऐसी खामोश हलचल आरंभ हो गई जिसमें आने वाले तूफानों की आहटें छुपी हुई थीं। दूर के सीन को नजदीक देखकर क्या समझी प्रीत? जो देखा उसमें समझने लायक कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी के भंडार पे सांपों का पहरा देख के डरा नहीं करते प्रीत। ये फ्लूक घोड़ी है और तुम फेवरेट, तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। भैया, ना तो जिंदगी रेस का मैदान है और ना हम घोड़े घोड़ियां, और ना ही मकसद हार जीत है। तो फिर क्या मकसद है? कब्जा, दिल पर, घर पर, मिल्कियत पर। षड्यंत्रों का चक्र घूमा और पहले ही चरण में अनुप्रिया के छोटे भाई जीतू का अपहरण कर लिया गया। आ गए तुम? मेरा भाई किधर है? भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए।
तुम्हारा भाई तुम्हें तब मिलेगा जब हमें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। 50 लाख रुपए? मुझ पे तरस खाइए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगी? राजकुमार देगा तुम्हें। नहीं, मैं... हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जींग रियासत का राजकुमार बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे रूप का पुजारी है वो, तुम्हारा आशिक है। जाओ, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर राजकुमार से 50 लाख रुपया लेकर आओ। अपहरणकर्ताओं की मांग सुनने के बाद अनुप्रिया सीधे राजकुमार से जाकर मिली। मेरे भाई की जान खतरे में है, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? कुछ गुंडे उसे हॉस्टल से उठा के ले गए और 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। सूरज, तुम्हें इसकी बात का विश्वास है? दादी माँ, अनु की आंखों से गिरने वाला एक आंसू इस खानदान की सारी जायदाद से ज्यादा कीमती है। खजांची, आप रुपए लेकर आइए। लेकिन राजमाता जी, इतना सारा पैसा और वो भी कैश? आप रुपए लेकर आइए। जी जी। अनुप्रिया रुपयों से भरा सूटकेस लेकर चली। अजीबो गरीब भूल भुलैया में डालने वाले संकेतों पर चलती हुई वो अपहरणकर्ताओं तक पहुंच तो गई, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं लौट सकी। अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली। कौर साहब, पोस्टमार्टम के मुताबिक अन्नू की मौत 4 गोलियां लगने से हुई है और वो चारों गोलियां अलग अलग रिवॉल्वर से चली है। इसका मतलब कातिल एक नहीं 4 हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हिसाब खून का फिल्म की कहानी 4 लेखकों ने मिलकर बनाई थी, इसलिए कहानी में कई रंग थे। अनुप्रिया की मौत के बाद जब श्मशान में उसकी लाश जलाई जा रही थी, तभी सूरज को सामने की पहाड़ी पर अनुप्रिया खड़ी हुई दिखाई दी। यानी अनुप्रिया की आत्मा भूत बन चुकी थी और बाद में अनुप्रिया का भूत और भी कई लोगों को दिखाई देने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुप्रिया के कातिलों की संख्या 4 थी। अनुप्रिया की आत्मा अब अपने कातिलों को खोजकर दंडित करने लगी। आत्मा के आ जाने से कहानी एकाएक रहस्यमय तो हो गई, लेकिन क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद निर्माता निर्देशक सुरेंद्र मोहन स्वयं फिल्म की इस कमजोरी को स्वीकार करते हैं। ऑडियंस जो है ना, वो सबसे बड़ी मास्टर, दे आर द मास्टर, वी आर नॉट द मास्टर। हम लोग के 4 राइटर या 5वां डायरेक्टर बैठ के एक कमरे में कहानी सुनाते हैं, एंड वी हैव टू कैटर द ऑडियंस ऑफ कम से कम 100 करोड़ आदमी। वो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कुछ नहीं तो 1 करोड़ भी फिल्म देखते होंगे, तो 4 ब्रेन यू हैव टू सेटिस्फाई। तो कहीं गलती रह जाती, कहीं ना कोई कमी रह जाती, और इस फिल्म में भी यही हुआ। थोड़ा सा डिसएग्री मैं उस वक्त राइटर्स के साथ हुआ कि भाई ये जो है हर फिल्म में यही हो रहा है कि वो बाद में पता चलता है कि वो उसकी दूसरी बहन थी, वो रू नहीं थी। तो इस एंगल को निकाल के लेट अस डू इट इन रियलिटी
लेकिन आज मैं रियलाइज करता हूँ और मैं लिटरली यानी ये मानता हूँ कि अगर मैंने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी हुई होती और मैंने अपने हिसाब से काम किया होता तो शायद वो फिल्म डेफिनेटली चलती। क्योंकि थिएटर में फिल्म देखते हुए मुझे ये लगा कि जहाँ पब्लिक 13 रील तक आराम से फिल्म देख रही है और जहाँ उसने कहा कि वो मेरी बहन थी और फिल्म पब्लिक में हलचल शुरू हो गई। तो आप हैं राजेश द स्टार। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कहिए। क्या कहूँ? तुम तो ऐसे बेहोश हो जैसे जानते ही नहीं हो। तो और क्या करूं? एक ही मुलाकात के बाद कि आपके गले में बाहें डाल के नाचूं? क्या हो गया है तुम्हें? जिस मुलाकात ने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया उसे तुम सिर्फ एक मुलाकात कहते हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी आंखों में देखो, मैं वही हूँ जो पहली मुलाकात में तुम पे मर मिटा था। ओह आई सी, दास्ताने इश्क और शराब का नशा। दीवाना हूँ तुम्हारा। देखिए मिस्टर राजेश, आप स्टार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप नशे में हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कश्मीर में जाड़ों के दौरान शूटिंग हुई थी। वहां उन दिनों खूब बर्फ पड़ रही थी। फिल्म की नायिका पूनम को बारीक कपड़े पहनकर गाना गाते हुए बर्फीली वादियों में घूमना था, क्योंकि वो आत्मा की भूमिका में थी। आत्मा को भला सर्दी या गर्मी से क्या मतलब? सो कड़कड़ाती सर्दी में पूनम बारीक कपड़े पहनकर पर्वत पर्वत घूमती और सुरेंद्र मोहन मन ही मन मनाते कि कहीं वे बीमार न पड़ जाएं। भगवान ने उनकी सुनी, मगर अपने ढंग से सुनी। पूनम तो बीमार नहीं पड़ी, मगर स्वयं सुरेंद्र मोहन बीमार पड़ गए। खैर, आइए वापस लौटें फिल्म की कहानी की तरफ। अनुप्रिया की मौत से सूरज बहुत उदास हो गया था, मगर सूरज से भी ज्यादा मायूस हुआ था राजेश। तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? ये मेरी प्रेमिका की चिता है। राजेश, ये क्या हुलिया बना रखा है? पागल लग रहे हो तुम। लग नहीं रहा हूं, पागल हूं। मैं पागल हूं? इसने प्रेम में धोखा दिया, वक्त ने सपने दिखा के धोखा दिया, तकदीर ने उम्मीदें जगा कर धोखा दिया। हाँ, एक साथी है मेरे पास। तूने मेरा नाच गाना बंद किया और इसकी बेरुखी ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया। किसकी बेरुखी? वही जो मिलकर नहीं मिली। तू भी उसे ढूंढ रहा है ना? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। चिंगारी ढूंढ रहा है। नहीं मिलेगी। बुझे हुए दिए में रोशनी ढूंढ रहा है। मुझे तो उनकी तलाश है जिन्होंने इस दिए को बुझा दिया है। राजेश, तुम जानते हो उन्हें? हाँ? सबको जानता हूं, मरने वाली को भी और मारने वालों का भी। राजेश, पता मैं खुद लगाऊंगा। राजेश, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। हाँ, इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब। अनुप्रिया का कत्ल सभी के लिए एक पहेली बना हुआ था। शक की सुई प्रिया की चाची से लेकर महल के कर्मचारियों तक सभी के ऊपर से गुजरती हुई रहस्य को और भी गहन कर रही थी। वो सब पता चल गया है। दुश्मनों का घोड़ा फोटो फिनिश में मार खा गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अन्नू के कातिलों का पता चल गया है। सच? हाँ, अन्नू का कत्ल करवाया गया था। किसने करवाया?
उसी लड़की के सगे वालों ने जिससे सूरज के पिता शादी करना चाहते थे। कौन है वो सगे वाले? उन लोगों के नाम। भैया मगर सच्चाई इतनी आसानी से सामने आने वाली नहीं थी। राज सुलझते सुलझते फिर उलझने लगता। आप? गोली आपने चला? क्या मतलब? मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी है। हाँ? प्रीत, सूरज, मेरे भैया को किसी ने गोली मार दी। सुन लिया मैंने। आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं अपने भतीजे जीतू को तलाश कर रही हूँ। रिवॉल्वर लेकर? हाँ, जहाँ चारों तरफ मौत मंडला रही हो, वहाँ हर किसी को अपनी हिफाजत की। वेल सेड मैडम, वेल सेड, वेल सेड। अदालत में जाके हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने हथियार अपनी हिफाजत के लिए रखा था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मौत की नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाली जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था। गोली की आवाज सुनी तो चला आया। कहाँ है तुम्हारा भाई? उस तरफ। चलो। यहाँ। मेरे भाई की लाश कहाँ गई? लाश तो दूर रही, यहाँ तो खून का कतरा भी नजर नहीं आता। यकीन कीजिए, मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी। लाश को तलाश करना बेकार है। आप? हाँ, जानवर के शिकार के लिए निकला था, मगर यहाँ तो किसी इंसान के शिकार का जिक्र हो रहा है। हाँ, प्रीत के भाई को किसी ने गोली मार दी। आवाज से तो ऐसा लगा कि गोली रिवॉल्वर से चली थी। जंगल के सन्नाटे में आवाज सुनकर ये बताना बहुत मुश्किल है कि गोली बंदूक से चली है या रिवॉल्वर से। गोली तो रिवॉल्वर से ही चली थी। फिल्म की कहानी में सस्पेंस का बारीक ताना बाना बुना गया है और ये हर कदम पर दर्शक को चकित करता रहता है। राजमहल के दीवान जी, डॉक्टर साहब, खजांची, सतपाल, नंदलाल और अनु की चाची, ये सभी शक के दायरे में हैं और इन्हीं में कहीं कातिल छिपा हुआ है। मगर कौन है कातिल? मेरा सिक्का आपको कहाँ मिला? ये जहां आपने खोया था। कमाल है, मैंने खोया और आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि खोई हुई चीजें भी मिल जाती हैं। सिर्फ आपकी, मेरी तो देखिए ना, अनु नहीं मिल रही है, जीतू नहीं मिल रहा, 50 लाख रुपए से भरा बैग वो भी नहीं मिल रहा। धीरज रखिए राजकुमार जी, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, या तो मिल जाएगा, नहीं तो कुछ और खो जाएगा। कुछ और? और क्या खो सकता है? जैसे आपका सिक्का खोया था, वैसे मैं भी खो सकता हूँ, राजमाता खो सकती हैं, और शायद आप भी खो जाएं। मैं? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं खजांची जी, ऐसा लग रहा है कुछ कमीने बहुत ही खतरनाक खेल हमारे खानदान के साथ खेल रहे हैं। आपको कुछ आइडिया है कौन ऐसा कर रहा है? घंटी बज रही है खजांची जी, घंटी बज रही है। घंटी? हाँ। सस्पेंस की धूप छांव से गुजरती हुई इस कहानी में कई अनोखे मोड़ हैं। ऐसे मोड़ जो या तो हैरत में डालते हैं या फिर मनोरंजन का मसाला पेश करते हैं। हुस्न की आग में
कातिलों की तलाश में एक दिन सूरज उस शख्स तक पहुंच गया जिसने अनुप्रिया के भाई जीतू को अगवा किया था। जिस तरह तुम लोगों ने उस लड़की को बेरहमी से मारा है, उसी तरह आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तुझे उस लड़की पर दया आई थी? मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर। बोल बच्चा कहाँ है? बताता हूँ। बताएगा? बता बच्चा कहाँ है? बताता हूँ। वो काली पहाड़ी पर जो फार्म हाउस है, वो बच्चा उसमें बंद है। सूरज ने काली पहाड़ी पर पहुंचकर बदमाशों के चंगुल से जीतू को छुड़वाया। इलाज के बाद जब जीतू होश में आया तो उसने कुछ और नई जानकारियां दी। तो बताओ कहाँ है? वहाँ एक झरना है, बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ गिरा था। झरना? पत्थर? मेरे ख्याल से ये संगम फॉल्स की बात कर रहा है। कौन है? किसने जाल लगाया? सामने आओ। अरे ये तो वही पागल है जो कई रोज से इस इलाके में घूम रहा है। पागल होगा तुम्हारा बाप। पागलपन का ये खेल मैंने कातिलों तक पहुंचने के लिए रचाया था, ताकि इस साजिश में जो भी शामिल है उन्हें बेनकाब कर सकूं। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुम एक और हम 6। तुम हमारी मौत नहीं, हम तुम्हारी मौत हैं। तुम 6 क्या अगर 60 भी होते कमीनों, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे साथियों ने मेरी प्रेमिका का खून किया है। तुम्हारे उन साथियों को उस खून का हिसाब चुकाना होगा। मैं कहता हूं छोड़ दो इसको, छोड़ दो इस बच्चे को, नहीं तो तुम लोगों की चिताएं यही जला दूंगा। देखता हूं कौन किसकी चिता को जला पाए। तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं से निपटने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। बैग तो मिल गया। सब कुछ जानते हुए भी इस हरामजादे ने इतने दिनों तक हमें बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। 50 लाख रुपयों से भरा बैग मिल जाने के बाद कातिल भी खुलकर सामने आ जाने के लिए विवश हो गया। बच्चे चाकू नीचे फेंक दे। शाबाश, बैग नीचे रख। प्रीत, बैग उठाओ और बच्चे को साथ ले लो। धर्मपाल, रिवॉल्वर फेंक दो। अब पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी मौत खड़ी है। मुझे शक था कि सांप आस्तीन में है, मगर वो सांप तुम हो ये मालूम नहीं था। मगर मुझे मालूम था कि तुम सब सूरज से मिले हुए हो और उसके साथी बन के उसकी मदद कर रहे हो। लेकिन आज आज नंदलाल पटियाले वाले के हाथों से कोई नहीं बच सकता। पता है क्यों? क्योंकि इन तमाम बर्फीली पहाड़ियों में, इन तमाम घाटियों में मैंने बारूद की सुरंग बिछा रखी है, जो एक मामूली ठोकर से ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। नमूना दिखाऊं? देख लिया नजारा? और अब सबसे पहले तो इस पिल्ले की मौत आएगी, क्योंकि बैग के लिए बहुत तरसाया इसने हमें। छोड़ दो मुझे। ले जाओ उसे। रुक जाओ नंदलाल, कब वहीं रुक जाओ। बैग नीचे रख दो। तुम मेरी जान ले लो, मगर उस मासूम को छोड़ दो।
उसे कैसे छोड़ दूं? उस पर तो मृत्यु योग है और उसके ऊपर नंदलाल पटियाले वाले की छाया है। इसी धमाचौकड़ी के बीच अनुप्रिया के भूत का रहस्य भी बेनकाब हो गया। अन्नू, तुम? हाँ राजमाता, मैं जिंदा हूँ। मगर बेटी, अगर तुम जिंदा हो तो वो मरने वाली लड़की कौन थी? वो मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन अनीता थी। मुझे खबर मिली कि मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन जब मैं पहलगाम से निकली तो बर्फ पड़ने की वजह से सब सड़कें बंद हो चुकी थी। उधर उन लोगों ने मेरी बहन को फोन किया और रुपए लाने के लिए कहा। ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन चीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन उसे मेरा रूप लेना पड़ा। इस तरह मेरी जगह अनीता मारी गई और जब मैं पहुंची तो आप लोग मेरी बहन की चिता जला चुके थे, जिसे राजेश प्यार करता था। जिस रात आप लोग सूरज की तलाश कर रहे थे, मैं उससे मिली। मैंने उसे बताया कि कातिलों से उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने ये आत्मा का रूप लिया है। फिर सूरज, राजेश और मैंने मिलकर कातिलों के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि वो एक एक करके अपने गुनाह कबूल करते गए। राजेश ने मुझे बाथरूम से बाहर निकाला और सूरज ने सतपाल के रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाली थी। कुछ पता चला कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? आज सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ चलिए। चलो। नंदलाल पटियाले वाले, आज तुझे तेरे ग्रहों की दशा बताता हूं। आज तेरा मृत्यु योग है। आगे मत बढ़ो राजकुमार। मेरा पेशा मौत से खेलना है। उस लड़की को हमने ही मारा था, लेकिन मुझसे बड़ा भी एक कातिल है। ये हाथ तो सिर्फ गोली चलाने वाले थे, इशारा किसी और का था। कौन है वो? उस लड़की का खून मैंने ही करवाया था और तुम्हारी मां का कत्ल भी मेरे ही आदमी ने किया था, क्योंकि तुम्हारे पिता जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो मेरी इकलौती बहन थी। और राजमाता जी, तुम्हारे पति ने मेरी उस बहन का खून करवा दिया जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और उसकी चिता पे मैंने कसम खाई थी कि इस खानदान में मैं किसी दुल्हन को बसने नहीं दूंगा, और आज वो आखिरी हिसाब भी पूरा करके रहूंगा। दोस्तों, हिसाब खून का फिल्म की कहानी में ढेर सारे पेच हैं। फिल्म में दौलत की हवस और इंतकाम की आग दोनों साथ साथ चलते हैं। हिसाब खून का फिल्म में कई बड़े सितारे हैं। इनमें यदि राज बब्बर, मंदाकिनी, गुलशन ग्रोवर और बिंदु को फिल्म से या फिल्म की कहानी से निकाल भी दिया जाए तो इस कहानी में कोई बड़ा अंतर नहीं आता, क्योंकि ये पात्र कहानी में केवल उलझाव पैदा करने के लिए ही आए हैं। हिसाब खून का फिल्म पूरी तो हुई, मगर इसे देखकर इसके वितरकों का मनोबल गिर गया। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत बोझिल था और वो पचाने योग्य कतई नहीं था। इसलिए वितरकों ने जो कीमत तय की गई थी उस पर फिल्म को उठाना कबूल नहीं किया। विवश होकर निर्माता निर्देशक सुरेंद्र मोहन को बहुत कम दामों पर यह फिल्म वितरकों को सौंपनी पड़ी। हिसाब खून का बड़े सितारों और बड़ी लागत वाली ऐसी फिल्मों के रूप में याद की जाएगी जिसने अपने निर्माता को बेहिसाब घाटा दिया। इस फिल्म में मैं मार खा गया और फाइनेंशियली मार खा गया, और आज मतलब उसके बाद मुझे यानी बहुत तकलीफें आई। मैं कर्जों में दब गया, कर्जे आज तक उतार रहा हूं। इस फिल्म ने यह साबित किया कि सिर्फ मसालों के दम पर फिल्में नहीं चलती, और ना ही वो बड़ी स्टार कास्ट के दम पर चलती है। वो किसी और हिसाब के दम पर चलती है, मगर वो और हिसाब है क्या? अगर कोई फार्मूला है हिट फिल्म बनाने का
तो मुझे बता दें ताकि मैं अगली फिल्म उनके हिसाब से बना के हिट बना दूं। आज बाइस्कोप की बातें हुई एक ऐसी मसाला फिल्म के बारे में जिसके मसाले से ग्राहकों ने कोई स्वाद नहीं पाया। फिल्म हिसाब खून का ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कामयाब फिल्म बनाना केवल हिसाब किताब नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाइस्कोप की बातें करना भी कोरा हिसाबी काम नहीं है। इसके लिए पहले खोज होती है, फिर आलेख लिखा जाता है, जैसे आज का ये आलेख लिखा रमेश जोशी ने। फिर आलेख लेकर स्टूडियो में मशीनों की सहायता से इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है, संपादित किया जाता है और ये काम करते हैं PKA नायर की मदद से प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा। वैसे तारीफ आप श्रोताओं की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगन से तैयार किए गए हमारे प्रोग्राम को आप इतने मगन होकर सुनते हैं। इसलिए प्रोग्राम बनाने वालों को जाने दीजिए, लेकिन आपका धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा। बाइस्कोप की बातें।